तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 मई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने कल की वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो आप लोगों के सवालों का जवाब आज हम लेकर आए हैं। आगे चल करके इसी वीडियो में आप लोगों के सवालों का जवाब दिया जाएगा, आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। साथ में आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मोबाइल स्क्रीन पर आपके कमेंट को शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज की बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप भी किसी दूसरे के नाम से मोबाइल सिम यूज़ कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जब बिहार में पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद पूरे बिहार में फर्जी सिम कार्ड धारकों के विरुद्ध 400 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है। जब पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज, कैमूर जैसे जिलों में बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है। इसमें फर्जी सिम लेने वालों के साथ विक्रेता और डीलरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इन मामलों की जाँच के लिए अलग से पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जहाँ अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दरअसल हाल के दिनों में साइबर अपराध से लेकर के रंगदारी और धमकी देने के मामले में बड़ी संख्या में फर्जी सिम का इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके बाद एसटीएफ और पुलिस की ओर से सभी जिलों में ऐसे सिम कार्ड धारकों की पहचान करने का अभियान चलाया गया है। तो अगर आप भी किसी दूसरे के नाम से सिम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप सावधान हो जाइए और इस्तेमाल करना बंद कर दे, न तो फिर आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी स्कूली बच्चों को किताब खरीदने के लिए बिहार सरकार राशि जारी कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 शुरू हो चुका है, जब बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ 34 लाख बच्चों के खाते में डीबीटी के जरिए पैसे भेजने के लिए 416 करोड़ रुपए जारी करती हैं। जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते तक की ये राशि बच्चों के खाते में पहुँच जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिले के 5 युवक महानंदा नदी में नहाने गए, जिसमें से 3 युवक तैराकी के दौरान नदी में डूब गए, जहां अभी तक इन युवकों की तलाश जारी है। इन 5 युवकों में से 2 युवक नदी की तेज धारा से वापस आने में कामयाब रहे। जी हां, महानंदा नदी में नहाने के दौरान लापता हुए इन 3 युवकों की तलाश ग्रामीणों की मदद से जारी है। आपको बता दूं कि इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुँच गई और तलाश जारी रखी। यह घटना किशनगंज जिले के पोआखाली थाना क्षेत्र के बरहामनी गांव की है। आपको बता दें कि किशनगंज जिले के पोआखाली थाना क्षेत्र के बरहामनी गांव में स्थित महानंदा नदी में 5 युवक नदी में नहाने गए थे। वहीं नहाने के क्रम में 3 युवक नदी में डूब गए, जबकि 2 युवक नदी से तैर करके बच निकले। दोस्तों बात करते हैं कि किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेती करने का तरीका बताने के लिए बिहार सरकार 14 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जब बिहार में ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। जब बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि खरीफ महाअभियान का उद्देश्य किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी देना, फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक करना, मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना और जैविक खेती को प्रोत्साहन देना। इसके अलावा खरीफ मौसम में कृषि विभाग द्वारा चल रहे योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ विशेष दलहन और तिलहन के बीच वितरित कार्यक्रम का प्रचार करना है। जहां उन्होंने कहा है कि 26 मई को सभी जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शराब तस्कर रोजाना दारू की तस्करी करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। जहां अधिकारियों ने जैविक खाद से लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली से लाखों रुपए मूल्य का शराब बरामद किया है। बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बोतलें मिलने से अधिकारी भी भौचक्के के रह गए। खास करके शराब तस्करी के तरीकों को देख करके हर कोई हैरान था। गोपालगंज में शराब तस्करों की तिरकम से पुलिस भी परेशान है, जहां हर रोज शराब तस्करी की नई तस्वीरें सामने आ रही है। इस बार ट्रैक्टर पर खाद में चिप करके यूपी से लाई जा रही 10 लाख की विदेशी शराब को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदी जैविक खाद और कुदाल चलाते नौजवानों को देखकर कि आप ये गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि फसलों में छिड़काव की तैयारी की जा रही है। जब कुछ ही पल में इस तस्वीर की सच्चाई सामने आ गई।
खाद के अंदर से शराब के कार्टून निकलने लगे। एक दो नहीं बल्कि 86 कार्टून शराब की खाद में छिपा करके तस्करी की जा रही थी। दरअसल शराब माफियाओं ने पुलिस से बचने के लिए किसान बनकर के शराब तस्करी का नया खेल शुरू कर दिया है। जहां उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर विशंभरपुर थाने के दुपसावर फुलवड़िया के पास एक ट्रॉली में जैविक खाद को देख करके रोक दिया गया। उसकी जांच करने पर ऑफिसर जॉइंस का विदेशी शराब का कार्टून भरा था, जहां ऊपर से जैविक खाद रखा गया था और उसके नीचे शराब कार्टून रखी गई थी ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंक सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि जरूरतमंद के लिए सोनू सूद किसी फरिश्ते से कम नहीं है। सूचना मिलते ही वे मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं। अब वो बिहार की बेटिया सीमा की मदद के लिए आगे आए हैं। यह 4वीं कक्षा में पढ़ने वाली सीमा एक पैर से दिव्यांग है, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसकी ललक ऐसी है कि वे स्कूल तक की 1 किलोमीटर एक पैर पर उछल उछल करके तय कर लेती है। मूल रूप से सीमा बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव की रहने वाली है, जहां वे गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। जब सड़क हादसे में वे एक पैर खो चुकी है। सीमा के पिता खिरण मांझी दूसरे शहर में मजदूरी करते हैं और मां ईंट भट्टे पर काम करती है। जब सीमा आगे चल करके टीचर बनना चाहती है। वे 5 भाई बहन हैं। एक पैर को पूरी तरीके से खो चुकी सीमा का उछल उछल करके स्कूल जाते एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे हैं। सबसे पहले सोनू सूद ने उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब ये अपने एक नहीं बल्कि दोनों पैर पर कूद करके स्कूल जाएगी। उनके इस ट्वीट के बाद कई और भी लोग उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सीमा की मदद के लिए बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि जमुई जिला के अंतर्गत खैर प्रखंड के फतेहपुर गांव की रहने वाली मेधावी बच्ची सीमा के समुचित इलाज की जिम्मेदारी अब वह महावीर चौधरी ट्रस्ट उठाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के टिकट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के राज्यसभा जाने की संभावना अब खत्म हो गई है। क्योंकि कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल अब लालू प्रसाद के साथ नहीं बल्कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा का सफर तय करेंगे। जब बुधवार को इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। जब बुधवार को उन्होंने सपा के टिकट पर नामांकन भी कर दिया है। इसके पहले मंगलवार तक ये चर्चा थी कि लालू प्रसाद की आरजेडी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। जिन नामों पर चर्चा हो रही थी उनमें कपिल सिब्बल का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन उसका नाम सूची से बाहर होने के बाद अब आरजेडी किसे टिकट देगी इस पर सस्पेंस कायम हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मार्च 2024 तक कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया है। इसके अलावा इनके आयात पर कृषि सेस भी नहीं लगेगा। सरकार का यह फैसला 24 मई की आधी रात से ही प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 में प्रत्येक साल 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस कदम से महंगाई पर अंकुश लगेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। भारत अपनी जरूरत का 60% खाद्य तेल आयात करता है। महंगाई में खाद्य तेल की प्रमुख भागीदारी है और पिछले 3 महीने से खाद्य तेल के खुदरा दाम में 15% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब कहर बनकर टूटी है। बिहार के गया और औरंगाबाद जिले में 5 दिन के अंदर जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में औरंगाबाद जिले के 8 और गया के आमस के 3 लोग शामिल है। वही इस मामले में अब तक 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लोग गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के पथरा गाँव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, जहाँ उन्होंने देसी शराब पी। कुछ घंटे के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने उल्टी, पेट दर्द और धुंधली दृष्टि की शिकायत की। उन्हें आमस के पीएचसी में ले जाया गया, जहां अमर पासवान और अर्जुन पासवान की मौत हो गई, जबकि राहुल कुमार को मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जिन थानों में पिछले 2 दिनों में किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनसे 100 कॉज किया जाएगा। जहां इसका कारण पूछा जाएगा कि आखिर किस कारण से इनके थाने क्षेत्र में किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मंगलवार को विधि व्यवस्था की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में डीजीपी एसके सिंघल ने सभी रेंज के आईजी और डीआईजी समेत तमाम एसपी को निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में आयोजित इस बैठक में सभी आला पुलिस अधिकारियों के अलावा जिला एवं रेंज स्तरीय
अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। डीजीपी एस.के. सिंघल ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपने जूनियर पदाधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। पुलिस महकमा में उपलब्ध मानव संसाधन को प्रेरित करते हुए टीम वर्क के तौर पर काम करें ताकि ये प्रभावी तरीके से काम कर सके। जिन जिलों में गिरफ्तारी कम हुई है उन्हें इसे जल्द बढ़ाने और स्थिति को जल्द बेहतर बनाने का निर्देश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप किसान हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी हैं, तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। सरकार ने 11वीं किस्त जारी करने की अनुमति डेट सार्वजनिक कर दी है। बताया जा रहा है कि आने वाले 31 मई को सभी पात्र किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। यही नहीं, यदि आपके खाते में 10वीं किस्त के पैसे भी नहीं पहुंचे थे तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ऐसे किसानों के खाते में दोनों किस्तों का पैसा एक साथ भेजा जाएगा। यानी इन किसानों के खाते में 4000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर लगातार हो रही राजनीति के बीच वाराणसी की अदालत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मामला दर्ज करने के लिए अर्जी डाली गई है। इस आवेदन में यह मांग की गई है कि अदालत पुलिस को FIR दर्ज कराने का निर्देश दे। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कहा है कि राजनीतिक जगत के ये बड़े नेता ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के नाम पर धार्मिक भावनाएं भड़का करके वाराणसी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और अदालत को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पांडे ने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर टिप्पणी नहीं करने के बावजूद भी ये नेता वोट के लिए लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पिछले हफ्ते कानपुर में अखिलेश यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और असदुद्दीन ओवैसी के पुतले फूंक दिए थे। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब का। तो सबसे पहले कमेंट लेते हैं मोहम्मद बाबुल जी का। ये लिखते हैं कि किशनगंज और पूर्णिया में जो आंधी से नुकसान हुआ है, मक्का फसल का जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में जानकारी दें। तो बाबुल जी आपको बता दूं कि हाँ, मुआवजा ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले उसके लिए सर्वे किया जाएगा। जहाँ जांच करने के लिए आएगा, जांच करने के बाद उसके बाद फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा, तब जाकर के आपको मुआवजा मिलेगा। अब अगला कमेंट लेते हैं राजन कुमार जी से। ये लिखते हैं कि सर PM किसान वाला नया अप्लाई हो सकता है या नहीं, थोड़ा बताइए। तो राजन कुमार जी आपको बता दूं कि बिल्कुल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। 31 मई से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। 31 मई तक जो 11वीं किस्त आने वाला है वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं गौरव कुमार जी से। ये लिखते हैं कि सर मेरा आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो कैसे लिंक करें। तो गौरव कुमार जी, इसके लिए आप आधार सेंटर में जाइए, वहां जाकर के आराम से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। अब अगला कमेंट है मोहम्मद मुजफ्फर जी से। ये लिखते हैं कि सर मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर आलम है, मैं आपका न्यूज़ हमेशा देखता हूं, पूछना चाहता हूं कि राशन कार्ड बंद क्यों हो रहे हैं। फिरदौस भाई आप इसका जवाब दीजिए। मुजफ्फर जी आपको बता दूं कि राशन कार्ड उसी का बंद हो रहा है जो अवैध हैं, यानी कि जो उस लायक नहीं है, गरीबी रेखा में नहीं जी रहे हैं, उन्हीं का राशन कार्ड रद्द किया जा रहा है। अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानना चाहते हैं कि राशन कार्ड क्यों बंद हो रहा है, किस किस का बंद हो रहा है, कौन इस कैटेगरी में आते हैं कौन नहीं, तो आप KDB लाइव की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट में जाने के बाद वहाँ पर आर्टिकल लिखा रहेगा, आर्टिकल पढ़ करके आप जान सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अब अगला कमेंट लेते हैं मासूम कुमार सिंह जी से। ये लिखते हैं कि बिहार रसोई का वेतन कब बढ़ेगा। इसकी कोई अभी अपडेट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जब सरकार की तरफ से कोई अपडेट आएगा तो बता दिया जाएगा। अब अगला कमेंट है राजन शाह से। ये लिखते हैं कि छड़ और सीमेंट का दाम इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। तो राजन शाह जी आपको बता दूं कि सिर्फ छड़ और सीमेंट ही नहीं बल्कि मैक्सिमम सामान का दाम अभी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सवालों के जवाब का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं। जो भी बच गए हैं आगे आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा, उसका सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं डेली न्यूज़ की ओर। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। जहाँ बिहार के कई इलाकों में रात तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन दिन की चिलचिलाती धूप और गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। लेकिन अब पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, पूर्णिया,
अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी समेत 19 जिलों में हल्की बूंदाबांदी या फिर मध्यम दर्जे की बारिश हुई है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। जब मौसम विभाग की माने तो बिहार में नौपता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं उसके मुताबिक बिहार और झारखंड तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती हवा का क्षेत्र सक्रिय है और पूर्वी और दक्षिण पूर्व हवा का प्रभाव जमीन से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इसके कारण बिहार के उत्तरी हिस्से में बारिश हो रही है और हो भी सकती है। यह बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं पटना की बात करें तो मंगलवार की तुलना में बुधवार को दिन के पारा में 1 डिग्री की कमी आई है। पटना में बुधवार का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और रात का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर के 1 जून को सर्वदलीय बैठक होगी। उस दिन दोपहर बाद 4 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में ये बैठक निर्धारित की गई है। इसमें अलग अलग दलों के नेता शामिल होंगे। इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों इस बैठक को जल्द कराए जाने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। इसके पहले 27 जून को सर्वदलीय बैठक करने के सिलसिले में सरकार की ओर से राजनीतिक दलों से राय ली गई थी। कुछ दलों ने सहमति दी थी, लेकिन कुछ दलों से सहमति नहीं आई थी। आपको बता दूं कि जातिगत आधारित जनगणना कराने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने का सरकार का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में 2 बार पारित हो चुका है। इसी संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भी अनुरोध किया था, लेकिन अनुरोध स्वीकार नहीं की गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ज्ञानवापी मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जब कोर्ट ने बिना वक्त गवाए मामले की सुनवाई करते हुए इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब इस ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। जब बताया जा रहा है कि मामले की रोजाना सुनवाई हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। मामला 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। सिविल जज रवि दिवाकर ने यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज महेंद्र पांडे इस मामले पर सुनवाई करेंगे। हालांकि ये बताया गया है कि ज्ञानवापी पर जो नई याचिका दायर की गई थी उसे ही ट्रांसफर किया गया है। इस मामले को लेकर के हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौर ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में फाइल ट्रांसफर हो चुका है। हम कोर्ट में जा रहे हैं और इस मामले की तत्काल पूजा की मांग करेंगे। जहां इस मामले में आपत्ति का कोई भी मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि आज ही सुनवाई हो और कल से पूजा का आदेश जारी कर दिया जाए। बताया गया है कि जज ने अपने विवेक से ही ये मामला फास्ट ट्रैक में भेजा है। ऐसी मांग किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं की गई थी। इस मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई पर भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही सुनवाई की एक टाइम टेबल भी तय की जा सकती है। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में तय समय में अपना फैसला सुनाया जाता है। इसके अलावा अमन वारंट और बाकी तैयारियों में देरी से सुनवाई स्थगित नहीं हो पाती है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल गाड़ियों के बराबर हो जाएगी। ये खबर कार और बाइक चलाने वालों को बहुत ही सुकून देने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम हो जाएगी, यानी कि इससे आम लोगों को फायदा होगा। अगले 2 साल में पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियों के बराबर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जहां तमाम चीजें पर पाबंदी लग चुकी थी। नौकरी के लिए शहर आए लोग अपने गांव घर की ओर लौट आए थे। ये वह समय था जिसने देश में बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम कल्चर को जन्म दिया। उसी समय इंजीनियर तुकाराम सोनवने और उनकी पत्नी सोनावली वेलजाली को भी वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिला और उन्होंने गाँव जाने का फैसला किया। 14 सालों में शायद पहली बार ये दोनों पुणे से अपने पैतृक शहर अंदरसूल गांव कुछ ज़्यादा समय के लिए रहने लगे थे, लेकिन उनका आना यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि 2016 से पहले देश में कई सारी टेलीकॉम कंपनियां थी। इसके बावजूद भी कंपनियों के प्लान सस्ते नहीं थे। 2016 में जियो के आने के बाद एक क्रांति हुई और अचानक से
फ्री डाटा प्लान, फ्री कॉलिंग की बार आ गई। यह जियो की देखा देखी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी ग्राहकों को फ्री सेवाएं दी, लेकिन अब फ्री का मार्केट खत्म हो चुका है। हर साल टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान महंगे कर रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी कंपनियों के प्रीपेड प्लान पहले जैसे महंगे हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसे निजी कंपनियां इस साल दीपावली तक अपने प्रीपेड प्लान 10% से 12% तक महंगे कर सकती है। यानी कि यदि किसी प्लान की कीमत 100 रुपये है तो फिर उसकी कीमत 110 से 112 रुपये हो सकती है। यह कहा जा रहा है कि टैरिफ प्लान महंगे होने से टेलीकॉम कंपनियों को फायदा होगा और उनका एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर 10% तक बढ़ जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद एयरटेल, जियो और वीआई के ARPU क्रमश 200 रुपये, 150 रुपये और 135 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि वाणिज्य कर विभाग ने 5 जिलों पटना, बेगूसराय, गया, सारण और कटिहार में एक साथ छापेमारी करके 12 करोड़ की टैक्स चोरी को पकड़ा है। आपको बता दें कि राज्य कर आयुक्त सह सचिव के निर्देश पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा टैक्स की चोरी कर रहे व्यवसायियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में तीसरे दिन भी 7 फॉर्मों के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण हुआ। 21 मई को बिटुमिन तथा आयरन स्क्रैप की 7 फॉर्मों, जिनमें पटना जिला में 3, बेगूसराय में 1, गया में 1, सारण में 1 तथा कटिहार में 1, कुल 7 फॉर्म का निरीक्षण किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की कर चोरी का मामला उजागर हुआ है। 7 फॉर्मों में 3 फॉर्म रजिस्टर्ड में दर्शाए गए व्यवसायियों के मुख्य स्थल पर अस्तविहीन अथवा सक्रिय नहीं पाए गए हैं तथा अन्य 4 बिल ट्रेडिंग में संलिप्त पाए गए। जब विभाग के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राजस्व अंतर की समीक्षा के क्रम में इन फॉर्मों को चिन्हित किया गया है। या निरीक्षण के क्रम में ये तथ्य सामने आया है कि कुछ बोगस फॉर्म डमी व्यक्ति के नाम पर खोला जा रहा है, जिनका मात्र उद्देश्य अन्य लाभार्थी फॉर्म जो मुख्य खिलाड़ी है उनको ITC का लाभ प्रदान करना है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। अब आपको रेस्टोरेंट में खाने के बाद सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। रेस्टोरेंट वाले को अब ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाधे नहीं कर सकेंगे। जब उपभोक्ता मामले के विभाग ने इस पर सख्ती दिखाते हुए 2 जून को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, इनसे जुड़े हुए संगठन शामिल है। इस बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामले के विभाग के सचिव रोहित सिंह करेंगे। इस बैठक में NRAI को भी बुलाया गया है। इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में जोमेटो, स्विगी, डिलीवरी, जेप्टो, ओला, उबर जैसे प्रोवाइडर को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि सर्विस चार्ज को लेकर के भारत सरकार की 21 अप्रैल 2017 को जारी गाइडलाइंस में कहा गया था कि कई बार कंज्यूमर बिल में लगे सर्विस चार्ज देने के बाद भी वेटर को अलग से ये सोच कर टिप्स देते हैं कि बिल में लगने वाला चार्ज टैक्स का पार्ट होगा। जहाँ खाने की जो कीमत लिखी गई होती है उसमें माना जाता है कि खाने की कीमत के साथ साथ सर्विस जुड़ा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में मंदिर मस्जिद वाला विवाद तुल पकड़ता जा रहा है। जो जंग उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद से शुरू हुई थी, अब उस विवाद की आग कर्नाटक तक पहुंच गई है। कर्नाटक के मंगलौर में एक पुरानी मस्जिद के नीचे कथित तौर पर हिंदू मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन मिलने का दावा किया गया है। वहां पर अब विश्व हिंदू परिषद एक अनुष्ठान करने जा रहा है। इस वजह से बुधवार रात 8 बजे से इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वैसे विश्व हिंदू परिषद तो खास अनुष्ठान की तैयारी कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने सर्वे कराने की मांग उठा दी है। यह कहा गया है कि इस मस्जिद का ASI द्वारा सर्वे करवाना चाहिए, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। अभी के लिए लोकल कोर्ट ने उस मस्जिद के मरम्मत का काम रुकवा दिया है। जानकारी के मुताबिक मंगलौर को बाहरी इलाके के गुरुपुरा तालुक में ये पुराना मस्जिद है। यहाँ मलाली मार्केट में मस्जिद परिसर में मरम्मत का काम चल रहा था, जब मस्जिद के एक हिस्से को पहले ही गिरा दिया गया था। जब 21 अप्रैल को नीचे का मलबा हटाया गया तो फिर स्ट्रक्चर देखने को मिला, जहाँ ये दावा किया गया है, लेकिन अब कोर्ट ने उस मरम्मत को ही रोक दिया है। अब विश्व हिंदू परिषद ये मांग कर रही है कि उन्हें उनका मंदिर वाला इलाका वापस दिया जाए। बीजेपी विधायक भारत शेट्टी तो जोर देकर के कहा है कि हिंदुओं के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और अब देश की हर मस्जिद का सर्वे होना चाहिए। वे कहते हैं कि ज़्यादातर मस्जिदें मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है, जहां आज की पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हर बार मुस्लिमों का 1991 वर्शिप एक्ट के पीछे छिपना भी ठीक नहीं है। एक बार हर मस्जिद का सर्वे करना चाहिए। हमें मस्जिद की कोई ज़मीन नहीं चाहिए, बस सच सामने आना चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस मुद्दे को समय की मांग बता दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर के सियासत गर्म नहीं है, बल्कि ये केवल समय की मांग है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ललन सिंह ने बड़ी आसानी से इस मुद्दे को टाल दिया है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर के जब ललन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो सीबीआई बताएगी कि लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर रेड क्यों की गई। इससे जेडीयू और आरजेडी की नज़दीकियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि बिहार एनडीए में अभी तक सब कुछ ठीक है। अब जिस तरीके से ललन सिंह ने कहा है कि बिहार एनडीए में अभी तक सब कुछ ठीक है, इससे अटकलों का बाजार तेज हो गया है। जहाँ पहले से ये चर्चा तेज हो रही थी कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, वहीं ललन सिंह ने जेडीयू और आरजेडी की नज़दीकियों को भी इनकार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कह दिया है कि रेड सीबीआई की टीम ने की थी। इससे जेडीयू और आरजेडी की नज़दीकियों का कोई भी लफड़ा नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि कुछ दिन पहले गोपालगंज के भोरे में स्थित बीपीएस कॉलेज में हो रहे 11वीं इंटर परीक्षा के दौरान एक छात्रा की कॉपी काफ़ी वायरल हो गई थी, जिसमें छात्रा ने भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें एक नंबर भोजपुरी सिंगर बता दिया था। अब इस खबर को लेकर के खुद खेसारी लाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। खेसारी लाल यादव ने छात्रा की इस हरकत को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की है। जब भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव ने अपने मैसेज में लिखा है कि ये सही नहीं है, आप लोग बिहार के भविष्य ही पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। भोजपुरी के सबसे बड़े सिंगर बन चुके खेसारी लाल यादव ने अपने पोस्ट में छात्र को नसीहत देते हुए लिखा है कि अपने पोस्ट में खेसारी लाल यादव ने साफ कर दिया है कि वे किसी को अपनी पढ़ाई खराब करने के लिए नसीहत नहीं देते हैं, या फिर चाहे वह उनका कोई प्रशंसक ही क्यों ना हो। आपको बता दूं कि बीपीएस कॉलेज भोरे में इंटरमीडिएट की 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। हिंदी विषय के प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में अखिलेश यादव नामक छात्रा ने भोजपुरी गाना यानी कि खेसारी लाल यादव का गाना को लेकर के इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखते ही देखते परीक्षा की ये कॉपी वायरल हो गई, जो कुछ दिन पहले भी आपको केडीबी लाइव के माध्यम से बताया गया था। दोस्तों अब वक्त आपके सवाल और मेरे जवाब का हो चुका है, तो सबसे पहले कमेंट लेते हैं अरमान अंसारी जी से। ये लिखते हैं कि मेरा पीएम किसान का 8वां किस्त नहीं मिला है भाई, उसके लिए क्या करना चाहिए थोड़ा बताइए। तो अरमान अंसारी जी आपको बता दूं कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी किस्त बाकी है 31 मई तक सारा किस्त आपको मिल सकता है, जैसा सरकार ने कहा है। अब अगला कमेंट लेते हैं अर्चना अंकिता से। ये लिखती हैं कि सर बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है प्लीज़ बताइए। तो अर्चना अंकिता जी आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के मुताबिक 11 करोड़ जनसंख्या है बिहार में, लेकिन 2011 से 2022 तक डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ गई होगी, लेकिन उसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। जब अगला जनगणना होगा तब फिर एग्जैक्ट पता चलेगा कि बिहार में अभी जनसंख्या कितनी है। अब अगला कमेंट लेते हैं रोशन कुमार जी से। ये लिखते हैं कि सर ई श्रम कार्ड का पैसा अभी तक हमारे खाते में नहीं आया है, ना तो पहले किस्त का ना ही दूसरा किस्त का कोई भी पैसा अभी तक खाते में आया है। 2021 में कार्ड बनाए हैं, कब आएगा थोड़ा वीडियो बताइए। तो रोशन कुमार जी आपको बता दूं कि अभी इसका कोई भी डेट नहीं निकाला गया है, कोई अपडेट नहीं आया है। अब अगला कमेंट लेते हैं आनंद कुमार पांडे जी से। ये लिखते हैं कि सर हम आनंद कुमार पांडे सर बिहार सरकार सब चीज़ पर ध्यान देते हैं पर टेक्निकल एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी में कमी आएगी। जी ये तो आपका गवर्नमेंट से सवाल है। तो दोस्तों सवालों के जवाब का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं, जो भी बच गए हैं आगे चल करके इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं डेली न्यूज़ की ओर। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर पानी की खाली बोतलें फेंकी हुई नहीं मिलेगी। इसके रिसाइकलिंग के लिए शहर में 2 जगह मशीन लगाई गई है। इस मशीन में फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतल देने पर लोगों को फूड और ट्रेवलिंग कूपन और कैश बैक मिलेगा। नगर निगम की ओर से बोरिंग रोड चौराहा एवं मोरिया लोक परिसर में रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई गई है। मंगलवार को महापौर सीता साहू इसका उद्घाटन किया है। यहाँ प्लास्टिक की पानी की बोतल, बिस्किट के खाली पैकेट की रिसाइकलिंग की जाएगी। नगर निगम एवं HDFC बैंक के CEO परियोजना के तहत पहली बार ये व्यवस्था की गई है। महापौर ने उद्घाटन करते हुए कहा कि ये एक बेहतरीन पहल है। पटना वासियों द्वारा इन मशीनों में न सिर्फ बोतल स्वीकार किया जाएगा
जाएगा, बल्कि बदले में उन्हें कई तरह के डिस्काउंट कूपन भी तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे। बोतल स्वीकार करने के बाद मशीन डिस्प्ले में मोबाइल नंबर डालने एवं ग्राहकों को मैसेज भेजने का विकल्प आएगा। यह मोबाइल नंबर डालते ही एक कूपन चुनने का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही पेटीएम जैसा कैशबैक का कूपन भी मिलेगा। पटना वासी अपने अनुसार कूपन चुन सकते हैं। आम जनों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए मशीन के पास हमेशा एक ऑपरेटर मौजूद रहेगा जो लोगों को गाइड करेगा। यह मशीन एक बार में 3000 बोतल रिसाइकलिंग कर सकती है। रिसाइकलिंग के बाद प्लास्टिक मटेरियल को सेल किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में छात्रों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने माली की बहाली के नाम पर बेरोजगार लड़कों से 5-5 लाख रुपए ठग लिए। आपको बता दें कि सचिवालय में माली की बहाली के नाम पर बेरोजगार लड़कों से 5-5 लाख रुपए ठगे गए हैं। इस ठगी का शिकार हुए लड़कों की माने तो करीब 150 कैंडिडेट के साथ इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को माली की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाले ज्वाइनिंग लेटर के साथ न्यू सचिवालय में स्थित विकास भवन के भवन निर्माण विभाग में पहुंचे। जब कैंडिडेट वहां पहुंचे तो फिर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद उस शख्स को अभ्यर्थियों ने पकड़ा जो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बाहर से किसी अधिकारी के चैम्बर में ले जा रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को नालंदा, नवादा और गया में गंगा जल को इन जिलों में पहुंचाने की योजना की प्रगति का जायजा लिया। गया जिला पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा उद्योग परियोजना और विष्णुपद के देवघर पर बन रहे रबर डैम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कहा गया है कि अगस्त तक इन परियोजनाओं और रबर डैम के कार्यों को पूरा कर लें। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भरोसा दिया है कि दोनों योजनाओं का कार्य अंतिम चरण में है। गंगा उद्योग परियोजना की लंबाई करीब 491 किलोमीटर है, जहाँ इसमें सिर्फ 1 किलोमीटर का कार्य बचा है। रबर डैम 2023 में पूरा करना था जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी को महंगाई पर लगातार राहत देने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल और गेहूं के बाद अब केंद्र सरकार ने चीनी पर बड़ा फैसला लिया है। यह गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सरकार ने चीनी के निर्यात पर 1 जून से पाबंदी लगा दी है। इसका मकसद घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और फिर मूल्य वृद्धि को रोकना है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की तरफ से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की जानकारी दी गई है। इससे पहले सरकार की तरफ से सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। इस फैसले का असर सीधे तौर पर खाने के तेल की कीमत पर पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का नालंदा जिला बीते कई दिनों से सुर्खियों में है। जब बीते 14 मई को कल्याण बिघा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने नीमाकोल गांव के सोनू कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कहा था कि सरकार स्कूल में अच्छी सुविधा नहीं है और न पढ़ाई होती है, स्कूलों की जर्जर स्थिति है। सोनू की शिकायतों को लेकर के खबर चल रही थी कि मंगलवार को नालंदा के ही एक सरकारी स्कूल में घटना हो गई। मामला बिहार शरीफ मुख्यालय के बड़ी पहाड़ी हाई स्कूल का है। यहाँ न तो बैठने के लिए अच्छे बेंच है और न ही सही ब्लैक बोर्ड है। इन सब के बीच मंगलवार को इस स्कूल के एक छात्रा का हाथ टूट गया। वह प्रार्थना के बाद जैसे ही क्लास में आकर के बेंच पर बैठा तो फिर बेंच टूट गया। उसे अस्पताल लेकर जाने पर पता चला है कि हाथ टूट गया है। इसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8वीं कक्षा का छात्र शुभम बेहतर इलाज के लिए बाद में सदर अस्पताल से विम्स रेफर कर दिया गया है। शुभम ने कहा है कि प्रार्थना होने के बाद जैसे ही वे अपने क्लास में पढ़ाई करने के लिए गया उसी दौरान बैठते ही बेंच टूट गया। उसके बाद इसकी जानकारी परिवार वालों को दी गई थी। इस स्कूल में 7वीं क्लास की छात्रा खुशबू कुमारी ने कहा है कि स्कूल में पढ़ाई ठीक तो होती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। बेंच टूटा हुआ है, बारिश होती है तो फिर पानी क्लास में गिरता है। इस स्कूल में लगभग 500 छात्र और छात्रा हैं। स्कूल के शिक्षक शैलेंद्र कुमार ने भी कहा है कि यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी है। क्लास में टूटे बेंच है फिर भी छात्र पढ़ाई करते हैं। बारिश के समय छत से पानी गिरता है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के खगड़िया से आ रही है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार करके 50,000 रुपए लूट लिए। यह घटना खगड़िया सहरसा सीमा क्षेत्र के चिरैया के पास का है, जहां आज दिन दहाड़े पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने एक युवक को गोली मार करके 50,000 कैश लूट लिए। अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम तब दिया जब युवक मोहम्मद औरंगजेब खगड़िया जिले की मारकर गांव से बाइक पर सवार होकर के सहरसा जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने हथियार दिखाकर के बाइक रुकवाया, कैश देने की मांग किया। विरोध करने पर बदमाशों ने पहले गोली मारी, जब फिर बैग में रखा 50,000 कैश लेकर के चलते बने।
दोस्तों बात करते हैं कि कृषि विभाग के तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोसी क्षेत्र दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। इसके लिए विभाग ने समेकित कृषि प्रणाली बनाने के साथ साथ हर गांव में अरहर का उत्पादन करने की योजना तैयार किया है। साथ ही 50% अनुदान मूल्य पर इच्छा रखने वाले सभी किसानों को अरहर और धान का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भवन निर्माण विभाग निर्मित साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के 893 करोड़ से अधिक के 17 भवनों का उद्घाटन करेंगे, जहाँ वहीं 193 करोड़ से अधिक के 5 भवनों का शिलान्यास भी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1000 करोड़ से भी अधिक के साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों कई विभागों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास लगातार करते आ रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। 7 जून को पथ निर्माण विभाग के भी 15,000 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। दोस्तों बात करते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की संभावनाएं तलाशी जा रही है, जहां प्रदेश के यानी कि बिहार के उत्पादकों को प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग कर बाजार में उतारने की ज़रूरत है। ये प्रदेश के लिए यानी कि बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब बिहार में धान की अच्छी पैदावार हो रही है लेकिन उसका प्रोसेसिंग दूसरे राज्यों में हो रहा है, प्रोसेसिंग के बाद ये बिहार के बाजार में आता है। ऐसे में अगर बिहार में ही चावल प्रोसेसिंग की व्यवस्था कर दी जाए तो फिर लोगों को रोजगार के साथ साथ किसानों को उसके उत्पादन का उचित कीमत मिल सकेगा। इसी तरीके से मक्का के क्षेत्र में भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जब बिहार के अलग अलग जिलों में बड़े पैमाने पर मक्का का उत्पादन होता है लेकिन उससे बनने वाले उत्पाद दूसरे राज्यों में तैयार किए जाते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान पटना के निदेशक प्रदीप कुमार का कहना है कि पटना केंद्र पर खाद्य प्रसंस्करण के उत्पादकों की जांच की व्यवस्था की जा रही है। अब बिहार के उद्यमियों को अपने उत्पादकों की जांच के लिए बाहर नहीं भेजना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये मीटर अधिक बिल देता है, लेकिन बिजली कंपनी इसे मानने को तैयार नहीं है, जहाँ साफ मानने को इनकार कर देती है। जब पटना के बाद अब छोटे शहरों में भी इसे लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में इसके विरोध में पटना में ही कुचल देने की रणनीति पर बिजली कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है। जहाँ इसके तहत पटना के जिन इलाकों में लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं उन इलाकों की बिजली ही काट दी जाती है। मंगलवार को बिजली कंपनियों ने बम्परटोला इलाके में बिजली गुल कर दी। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह बिजली कर्मी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लेकर के मोहल्ले में पहुंचे, जहाँ स्थानीय लोगों ने उसका जमकर के विरोध किया तथा मीटर नहीं लगाने दिया। दोनों तरफ से तनाव उत्पन्न हो गया। बिजली कर्मियों ने स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया। अंत में विरोध के बीच बिजली कर्मियों ने मोहल्ले की बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। जब मोहल्ले के लोगों का कहना है कि समाधान के बदले बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को सबक सिखाने में लगे हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से किशनगंज जिले के लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। इसी क्रम में किशनगंज जिले में हृदय में छेद के साथ जन्मी बहादुरगंज प्रखंड की 4 वर्षीय फरहाना नाज को नई जिंदगी मिली है। जहाँ फरहाना नाज को बीते 1 अप्रैल को सदर अस्पताल से पटना एयरपोर्ट के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से अहमदाबाद भेजा गया था, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा हृदय में छेद से ग्रसित बच्चों का सफल इलाज किया गया। जहाँ सफल इलाज के बाद अब्दुल कादिर और हसीना बेगम का खुशी का ठिकाना नहीं है। जहाँ अब्दुल कादिर ने कहा है कि उनकी बेटी का स्वस्थ होकर के घर लौटना ये उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी का पल था। उन्होंने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी उनकी बेटी स्वस्थ हो सकेगी, लेकिन सरकार के इस प्रयास से ये संभव हो सका है। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटिया अब पूरी तरीके से स्वस्थ है, मेरे आंगन में खुशियाँ चहक रही है, घर के अंदर खुशी का माहौल है। ये ऑपरेशन पूरी तरीके से फ्री में किया गया है। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब का। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं पिंटू कुमार जी से। ये लिखते हैं कि बिजली का मीटर लेंगे कैसे, आवेदन करें कैसे, थोड़ा बताइए। तो पिंटू कुमार जी, अगर आपको बिजली का मीटर लगाना है तो आप अपने नज़दीकी पावर हाउस में जाइए, वहाँ जाकर के आप बिजली मीटर के लिए बोल सकते हैं। अब अगला सवाल लेते हैं मोहम्मद शोएब जी से। ये लिखते हैं कि फिरदौस भाई, किसान पीएम योजना का पैसा कब तक मिलेगा, बेसब्री से इंतजार है, थोड़ा बताइए। तो शोएब जी, आपको बता दूं कि पीएम किसान योजना का पैसा 31 मई तक आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। अब अगला सवाल लेते हैं गौरव कुमार जी से। ये लिखते हैं कि सर, मेरा आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो कैसे इसको लिंक किया जाए।
तो गौरव कुमार जी, अगर आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना है तो आप आधार केंद्र जाइए, वहाँ से लिंक कर लीजिए। अब अगला सवाल लेते हैं रुखसाना खातून जी से। ये लिखते हैं कि मेरा नाम रुखसाना खातून है, हम दूसरे के यहाँ काम करते हैं, झाड़ू पोछा का काम करते हैं, मेरा राशन कार्ड से नाम रद्द कर दिया गया है और हम दिल की मरीज हैं, हमारे हस्बैंड भी नहीं हैं। तो रुखसाना खातून जी, ये बहुत दुख की बात है कि आप जैसे लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला है। तो आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाइए, वहाँ जन वितरण प्रणाली केंद्र में जाकर के आप अपनी शिकायत दे सकते हैं। एक आवेदन लिख दीजिएगा, आवेदन लिख करके शिकायत कीजिए, उसके बाद आपका तुरंत काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है सुमन सिंह जी से। ये लिखते हैं कि सर, ये जो बिहार का राशन कार्ड कैंसिल हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? तो सुमन कुमार जी कितनी बार बता चुके हैं इस सवाल का जवाब, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। राशन कार्ड इसीलिए रद्द किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे अपात्र लाभुक इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, जिस वजह से राशन कार्ड को रद्द किया जा रहा है। अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी चाहिए किसी को भी, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए www.kdbtv.com। इस वेबसाइट पर इसके बारे में पूरी तरीके से पूरी डिटेल्स के साथ लिखा गया है, वहां जाकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी प्राप्त कर सकते हैं कि आप भी इस योजना का लाभुक है कि नहीं, यानी कि जो नया नियम लागू है उस नियम के तहत आप आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। और ये भी आपको पता चल जाएगा कि अब तक कितने ज़िले में कितने राशन कार्ड को रद्द किया जा चुका है, इसके बारे में भी आपको मालूम चल जाएगा। और हम इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, वहाँ आर्टिकल रहेगा बहुत सारा, आप देखिएगा कि कौन सा आर्टिकल है राशन कार्ड से रिलेटेड, आप उसमें क्लिक करके पढ़ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आप भी इस नए नियम के दायरे में आते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।